Chapter 5th, Continuity and Differentiability. लिमिट आपको पता होनी चाहिए जी इससे पहले, इवेल्युएशन ऑफ लिमिट जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, second if direct is not possible, factorization, third rationalization, ये सब अगर पूरे हो जाएं तो उसके बाद आता है फोर्थ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, cos theta is equal to 1, limit theta approaches to 0, tan theta upon theta is equal to 1, limit x approaches to 0, sine inverse of x upon x is equal to 1, limit x approaches to 0, cos inverse of x equal to 1, limit x approaches to 0, tan inverse of x upon x is equal to 1, limit x approaches to a, x raised to power n, a raised to power n, x minus a is n, a raised to power n minus 1, limit x approaches to 0, a raised to power x minus 1 upon x is log of a, limit x approaches to 0, e raised to power x minus 1 upon x is log to the base e, or directly you can write it down 1, limit x approaches to 0, log of 1 plus x upon x is equal to 1. ये लिमिट के सिंपल लॉज हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहां से पूछा था कि क्या हम लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे, नहीं लिमिट के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। इसमें एक लास्ट होता है जिसे हम फिफ्थ कहते हैं, मेथड ऑफ इवेल्युएशन व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये एक अलग मेथड है जिसे सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि इंफिनिटी वाला मेथड जो है उसे नॉर्मल क्लास में नहीं करवाते हैं, तो इसके एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूं। लिमिट में आप जानते होंगे, लिमिट में एक ही क्राइटेरिया होता है कि 0/0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, और समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों फॉर्म आपके पास नॉट डिफाइन आती हैं। इन्फिनिटी में भी ये इसी तरह से प्रॉब्लम देता है। लेट सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। इफ योर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और अगर आप वैल्यू x की जगह पे इंफिनिटी रख देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपकी वैल्यू न्यूमरेटर भी इंफिनिटी आ जाएगी और डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी आ जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मेथड सिखाया जाता है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद जिस वेरिएबल की वन ऑफ द हाईएस्ट पावर है। कितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है? वेदर इट इज इन अ न्यूमरेटर और इन अ डिनोमिनेटर, x square. So you divide both numerator and denominator with x square. It is a b upon x, c upon x square, d e upon x, and f upon x square. Anything divided by infinity is 0, d plus 0 plus 0. ये clear है जी, b upon infinity, and your answer is a upon d. यहां से स्टार्ट करते हैं अब हम कंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस इन्हीं केसेस में होता है अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट ऑफ एनी पॉइंट, लेफ्ट ऑफ एनी पॉइंट इज एफ ऑफ एक्स, इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ अ पॉइंट
the right hand side of a point is a positive and perfectly equal to a, then your function is continuous. अदरवाइज हम उसे continuous नहीं कंसिडर करते. फॉर एग्जाम्पल, इस कर्व को अगर हम स्केच करें, x की वैल्यू 0 से लेस जो भी वैल्यू रखेंगे और इक्वल टू 0 जो भी रखेंगे, उन सब में आपका आंसर रहेगा 1. सो 0 इंक्लूडेड है एंड 1 इज आल्सो देयर. जैसे ही ग्रेटर देन 0 वैल्यू जाएगी, आपकी लाइन का क्या रिजल्टेंट क्या आएगा? 2. So left hand limit, when the limit approaches to 1 negative for the function f of x, 0 negative, sorry, क्या रिजल्टेंट है जी 0 नेगेटिव पे? एक ही जना बोल रहा है, मुझे लगता है बाकियों को नहीं दिखाई दे रहा होगा. राइट हैंड लिमिट, limit x approaches to 0 positive for the function f of x. So left hand limit is not equal to right hand limit. So therefore f of x is not continuous at x equal to 0. With respect to curve आप इसे ऐसे समझ सकते हैं. समटाइम्स ऐसा भी रहता है कि आपका फंक्शन, इसकी कर्व अगर आप देखें तो जीरो से लेस वैल्यू रखने पे आंसर कितना आएगा? आप चलिए ये बता दीजिए, परफेक्ट 0 पे आंसर कितना है? ये आया जी 2. उससे लेस ये रखने पे और उससे ज्यादा रखने पर भी, जिन्हें यहाँ शेडिंग में दिख ना रहो, ये फॉलो है. ठीक है जी, ये 1 है और ये 2 है. समझ आया हो तो आप बता दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट किसके? 0 नेगेटिव के. कितना आंसर आया? दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इज 1. राइट हैंड लिमिट, limit x approaches to 0 positive for the function in front of 0, आगे चलते ही आपका रिजल्टेंट 1. बट f of 0 पे आंसर कितना है? 2. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू द परफेक्ट वैल्यू. तब भी हम लिख देते हैं कि f of x is not continuous at x equal to 0. हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे एमसीक्यू में बहुत बार आता है. लाइक फर्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कंटिन्यूस रहेगा, ऐसा आपका कहना है. बाकी बाकियों की भी बोलने की इजाजत है. वो कह रहे हैं कि अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो सदा ही कंटिन्यूस रहेगा. हाँ या ना?
कोई जवाब नहीं आया। एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन इस तरह से रहता है, तो आप इसे किसी भी पॉइंट के ऊपर चेक कर लीजिए, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है जी। इन पॉइंट्स को जितना याद रख लें उतना अच्छा है। एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए। रादर मैंने यहाँ सी लिखा हुआ है, लेकिन वहां ग्राफ जो है वो मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, लेकिन आपको जो ग्राफ शो किया है दैट इज ऑफ अ 2। नेक्स्ट फंक्शन जो आप पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसे रिलेशन एंड फंक्शन में डिस्कस किया था, पीछे जाके इसे देख सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत ये रहती है कि डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेम, एक ही रहती है। आप जो वैल्यू डोमेन में रखेंगे वही रिजल्टेंट आपके पास रेंज में आने वाला है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, लेफ्ट और राइट सेम देगा। आपके रिजल्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तीसरा, थर्ड वन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी हर बार कॉन्टिन्यूस ही रहता है। हालांकि इसका ग्राफ को देखने के बाद कईयों को लगता है कि जीरो के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस ही रहेगा आपके पास। मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर जो डाउट होता है वो जीरो पे रहता है। तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to zero negative for the function f of x, this is for zero negative, कितनी लेस, which is so small approaches to zero, वैल्यू रख दीजिए 0 minus h, where limit h approaches to zero, h 0 रखोगे 0 ही आएगा। yes or no? right hand limit, right hand side of a 0 is 0 positive for the function f of x, the f of x for 0 positive is कितने x की h माइनस x, इट इज प्लस x, तो इसे लिखेंगे 0 प्लस h, h 0 रखेंगे तो इक्वल, और परफेक्टली इक्वल टू 0 पे यहां चेक कर सकते हो 0, तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 0, so therefore f of x equal to mod of x is everywhere continuous। क्लियर है? लोकल फंक्शन में क्या खास है जी? नहीं, वो बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। रेसिप्रोकल का जब हम ग्राफ स्केच करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? क्योंकि अगर हम उसमें जीरो वैल्यू रखेंगे तो एनीथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन आता है, तो हम इसके डोमेन में भी जीरो नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें रेंज में भी जीरो आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम डोमेन में ही नहीं रखेंगे तो रेंज में हमारे पास कहां से आएगा। सो देयरफॉर हम इसका डोमेन जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं इस फंक्शन का डोमेन और रियल वैल्यूज क्या नहीं सब्स्टिट्यूट करते, जीरो। इसीलिए जब हम इसका रिजल्ट निकालने लगते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो हम देखते हैं रेंज में भी जीरो नहीं आता। तो हमें अगर एमसीक्यू में सवाल आता है तो हम क्या लिखेंगे? f of x is equal to 1 upon x is not continuous at x equal to 0, क्योंकि x equal to 0 के ऊपर उसकी कभी भी कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर आपको शॉर्टकट में उसे आंसर देना हुआ तो। नेक्स्ट फंक्शन जो हम डिस्कस करते हैं रिलेशन, बाकी पे रहेगा जी, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की भी हम लंबी चौड़ी कहानी पे नहीं जाएंगे। स्ट्रेट लाइंस बनती हैं तीन, व्हेन यू पुट वैल्यू लेस देन जीरो। बाकी डिटेलिंग आपको और ज्यादा चाहिए तो आप अपना प्रीवियस लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन का ओपन कर सकते हो, उसमें हमने इसे पूरी तरह डिस्कस किया हुआ है। इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से शोन रहता है। मोर डिटेलिंग आपको रिलेशन फंक्शन की चार्ट में मिलेगी। आप इसमें देखेंगे कि जीरो से लेस आते ही वैल्यू क्या है,
हाँ बिल्कुल, लेकिन पॉइंट का भी तो पता होना चाहिए ना जी। और मोर देन जीरो पे 1 है, और परफेक्ट जीरो पे 0 है। तो अब आप क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट किसके ऊपर, जीरो पे, क्योंकि जीरो से लेस आप वैल्यू बता रहे हैं। -1, जीरो पे 0 और 1 पे 1, ये भी आप एमसीक्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे। देन स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डिस्कशन ड्यूरिंग टॉपिक भी हमारे पास अभी भी इसके बाद ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपको एक हल्का और सिंपल व्यू आपके पास रहे तो इसकी वैल्यू इंटेग्रल पे चेंज हो जाती है, परफेक्ट इंटेग्रल पे इसका आपके पास रिजल्टेंट रहता है। ये इसका ग्राफ रहता है। तो हमेशा जब भी आप इंटीजर वैल्यू पे जाएंगे स्क्रीन पे, जब आप इंटेग्रल वैल्यू पे रहेंगे, क्या आंसर होगा जी इसका। चलिए हम इसे डिस्कस ही 2 पे करते हैं। 2 आने पे मैं इसे 2 मार्क कर देता हूँ। 2 आने पे 2 होगा जी, परफेक्ट। ये गया 2, 2 आने पे 2 है, और 2 से लेस जाने पे और 2 से ग्रेटर आने पे आपको क्लियर हो गया जी। इसीलिए, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस किसके ऊपर, एट व्हेन एक्स बिलोंग्स टू किस पे, इंटेग्रल वैल्यू पे। मैं इसमें के बाद रब कर दूंगा, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो नॉन इंटेग्रल, जैसे 1.5 नहीं, 1.5 पे 1, 1.5 से पीछे करें तो भी 1, और 1.5 के आगे करें तो भी सेम ही लाइन को टच कर रहे हैं। सिर्फ कहा नहीं करता है जब आपके पास इंटेग्रल वैल्यू आती है, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस व्हेन एक्स इज एनी इंटीजर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनमें डिसकंटिन्यूटी आपके पास आती है, उनमें मेन है आपके पास टेंजेंट फंक्शन। tan का ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो टेंजेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है। इसमें कई जनों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं आपको इसे सर्कल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला क्राइटेरिया बड़े अच्छे से क्लियर है तो आप शायद यहाँ भी इसे समझ आएंगे। ये सबको क्लियर होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज, तो 10, 90, इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10, तो स्लाइटली में इतना फर्क आ गया जी। और अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी देख सकते हैं। नाउ लुक एट हियर, 10 90 से स्लाइटली पीछे जाएं तो कहाँ जा रही है लाइन, चेक करिए, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और 90 से आगे देन इट गोज टू, इज इट क्लियर। अब आप इसी एस्पेक्ट को यहाँ देखिए, 10 का अपना क्वाड्रेंट है, 10 हिज ऑन क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट किसका है, कॉस और सीकेंड का, तो इसकी वैल्यू 3 पाई अपॉन 2। चेक करिए, 3 पाई अपॉन 2 से पहले इंफिनिटी, एंड 3 पाई अपॉन 2 के बाद, राइट। सो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या नॉट डिफाइन भी कह सकते हो आप, ये कॉन्टिन्यूस नहीं कहना, एट x इक्वल टू, देखिए ऑड वैल्यू कईयों को ये समझ आता है, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा है मैं उन्हें समझा देता हूं। ये आया 1 टाइम पाई अपॉन 2, ये कितना आया, 3 टाइम्स पाई अपॉन 2। आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स, और छोटी क्लास से जानते होंगे ऑड वैल्यू को क्या लिखते हैं, 2n+1 पाई अपॉन 2। कुछ जनों को ये नहीं समझ आता तो वो +/-पाई अपॉन 2 भी बोलते हैं जी। ये भी आपको ओरल क्लियर होना चाहिए जब आप अपना ऑब्जेक्टिव में किसी एमसीक्यू को आंसर कर रहे हैं।
सारी डिस्कशन और डिटेलिंग के बाद अब हम आते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक की तरफ। बिल्कुल जी। क्या आप इसे इसी तरह बोल देना है या फिर कुछ कहना है इसे? हम्म। क्या इस पे भी यही बोला जाएगा एक ही लाइन में? क्या? ओके। इस पे भी यही बोलना है कि ये भी कॉन्टिन्यूस है एक ही लाइन में? ये तो अभी पिछले पेज के ऊपर मैंने आपको प्रूफ करके दिया। ओके जी। देखिए अपना अपना वे है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क से आगे जाने नहीं वाला। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन एक सीधी स्ट्रेट लाइन थी, हाँ या ना? आपको ये भी पता लग रहा होगा कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर आप अपने सॉल्यूशन को इमीडिएटली खत्म करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 कौन सा फंक्शन है? जिस वेरिएबल की पावर 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं, जिसमें पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक ओके। इट इज अ लीनियर फंक्शन। तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो सीधा लिख दीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। कई जने कहते हैं सर फंक्शन वाली लैंग्वेज हमें याद नहीं रहती, जो नहीं रहती तो भी कोई बहुत इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव फॉर द फंक्शन। इसमें 1 माइनस एच आपको रखने की जरूरत नहीं है। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने से नॉट डिफाइन नहीं हो रहा है। आ गया समझ? इसीलिए राइट हैंड लिमिट में भी आपको 1+h लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ही रहने दें, क्योंकि आपकी डायरेक्ट वैल्यू रखने से भी वो आपका आंसर नॉट डिफाइन नहीं जा रहा, इसलिए इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे अब आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। सेकंड में आप ऐसा कर सकते हैं, मैं इसकी स्पेस खाली छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं पिछली स्क्रीन पे, तो इसे भी मैं वेकेंट छोड़ रहा हूं। घर में जाके इसे फिल कर लें। जो लिखना चाहते हैं वो यहां से कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एग्जाम्पल 4। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपको वैल्यूज, क्या आपको लगता है ये नॉट डिफाइंड फॉर्म है अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं? किस पे चेक करना है आपने? और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? जीरो नेगेटिव? क्या आपको 0 माइनस एच करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो भी आपके आंसर में कोई फर्क नहीं। जब डायरेक्ट ना हो तो हमें लिखना चाहिए। कर दो, उससे कोई फर्क नहीं। राइट हैंड लिमिट, एंड हेयर आई आल्सो सजेस्ट कि 0 पॉजिटिव को 0+h आप मत रखिए, क्योंकि आंसर आपका यहाँ डायरेक्ट रखने से भी बट परफेक्टली एट इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit not equal to f of 0, so therefore your function is not continuous at 0। मैं एक बार फिर से सबको अवेयर कर दूं, इस चैप्टर को लिखने के मार्क्स हैं। जितना आप पेन से चला के इसे लिखना सीख सकें उतना बेटर है। देखिए ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है, इन्हें आपके साथ अभी डिस्कस किया है कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो क्या होता है। अब ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो 1 या 2 मार्क्स वेटेज में देगा तो यहाँ पे जी फिर बाद में उतार लेना। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है, और इसे बताने की जरूरत नहीं है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन रहती है। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो आपको किसी एक पॉइंट पे तो बताना ही है। तो आप तब अपनी तरफ से
कोई एक पॉइंट सी चूज कर लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, क्या आंसर आएगा? कांस्टेंट है, एक ही आएगा। और फिर अपने एग्जामिनर को राइट हैंड लिमिट, वैल्यू जो भी चूज की हो, सी पॉजिटिव, क्या आंसर आएगा? और एफ ऑफ सी भी क्या आएगा, उस पर लिख देना। अगर आपको 1 या 2 मार्क्स में से शिफ्ट करता है तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। बाय द वे आपको क्लियर होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही रहता है। सिमिलरली आइडेंटिटी फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर आपको ये 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लीजिए सी, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू सी नेगेटिव फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डैश डैश, ये मैंने आपके लिए स्पेस खाली छोड़ दी, सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, दोनों में आंसर क्या आएगा? सी, क्या आएगा? सी ही आएगा। ये कोई डाउट है तो सी नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, आ गया एक्स, एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे सी, एक्स तो भी सी, क्लियर है ना जी? और एफ ऑफ सी वो भी सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपको 1 मार्क्स में करके देने हैं जी। एट एवरी रियल नंबर, अपने हाथ से इस डेफिनेशन को नोट डाउन करिए। असर्शन एंड रीजनिंग में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है ये। उसने कहा जो रियल फंक्शन है, पहले समझ लेना, वो कॉन्टिन्यूस होता है। कब? किस पे? एवरी पॉइंट, क्या लिखा है? इन इट्स डोमेन, जहां उसका डोमेन है वहां वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं रुके रहना जी। अब आप चेक कर सकते हो कि जब हमने डोमेन लिखा था रेसिप्रोकल का तो हमने क्या हटाया था डोमेन में से, तो उसी पे कॉन्टिन्यूस नहीं उधर है, मतलब इन इट्स डोमेन, डोमेन में भी जीरो नहीं है ना, तो जीरो पे ही कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर आपको यहां मैं लिखना भूल गया, डोमेन ऑफ 10x आपको पता है क्या होता है? एक्सेप्ट, और आप चेक करिए पाई अपॉन 2 पर ही नहीं होता। तो यहाँ पे वो क्या लिख रहा है कि कोई भी रियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कहां पर? एवरी पॉइंट इन इट्स, हाँ, जहां जहां डोमेन डिफाइन है वहां पर आपका फंक्शन सदा कॉन्टिन्यूस रहेगा जी। असर्शन एंड रीजनिंग के लिए इस पॉइंट को अपने पास नोट डाउन रखें। सिमिलर केसेस और सिमिलर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, सो आई शिफ्टेड टू योर होमवर्क। किस पॉइंट पे चेक करेंगे? एट एक्स इक्वल टू सी, क्या आएगा? सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस लेफ्ट और राइट दोनों से सेम आएगा। अब जो आपसे मैं बात कर रहा था इन इट्स डोमेन, इसे भी ऐसे ही कर लेना, और ये कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कहा क्या, नहीं किस पे नहीं चेक करना? हाँ, तो ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूस होगा। और आप किस पे चेक करेंगे? एक्स इक्वल टू सी के ऊपर, 1/c एंड 1/c बोथ वे आपके पास आ जाएगा। स्पेस खाली छोड़ दी है, आप इसे घर से ट्राई कर सकते हो। फिर अगर कोई डाउट रहा तो आप नेक्स्ट क्लास में आके पूछ सकते हो। अभी जो क्वेश्चन करना है हमने, डिस्कस द कंटिन्यूटी। ओके, किस पॉइंट पे चेक करना है? कुछ जनों की इच्छा हो कि डायग्राम कैसा दिखता है, तो इसका डायग्राम ऐसा दिखता है। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे? लेफ्ट मीन 1 नेगेटिव, अगर आप 1 माइनस एच रखना ही चाहते हैं तो दिस इज अ लेफ्ट वैल्यू, आंसर हाउ मच? 3। ओके, 1+h अगर आप रखना चाहते हैं, अगर नहीं भी रखें तो भी आ जाएगा, रीजन बीइंग क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। अब की बार आपका फंक्शन
कितना आंसर है? आप चाहें तो अब आप इसे अपने डायग्राम में क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पे 1 के लेफ्ट में आपकी वैल्यू जो थी वो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपके पास 3 आ रही है, और 1 के आगे ये वैल्यू आपके पास दोनों कर्व के ऊपर भी आपको शो हो रही होगी। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। फॉर योर प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 11 इज इन योर होमवर्क। आप इसे घर से ट्राई करें, ना आने पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क, इट इज इन योर होमवर्क। यस जी, करें। आप लोगों ने करना है, उसके बाद मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। डिस्कशन के अलावा अगर सवाल पे ध्यान देंगे तो कर दो। एक्स अप्रोचेस टू 0 और ग्रेटर देन 0 पे राइट, आपने ध्यान नहीं दिया। एफ ऑफ 0 है ही नहीं कोई वैल्यू दी। लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इक्वालिटी कहीं नहीं है। सो देयरफॉर इट इज नॉट, ये भी याद रखना है जी। वहां पे ये पेपर में दिखाई देता है क्वेश्चन जी कई बार, और जल्दी में इसे कई जने कॉन्टिन्यूस ही लिख के जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाकई इक्वल दिखती है। ध्यान नहीं देते कि इक्वालिटी भी एक टर्म है जिसे यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं किया हुआ है। यस जी, कॉन्टिन्यूस है, आंसर कॉन्टिन्यूस है। तो तीनों आंसर क्या होंगे? नहीं, मैं तो स्पेस छोड़ रहा हूँ, आप इसे होमवर्क से ट्राई करेंगे। ग्राफ मैंने आपको दे दिया, आपको। इंपॉर्टेंट टैग करिए। उसने कहा ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बाय द वे अभी हमने तय किया था कि किसी भी इंटीजर के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। एग्जाम में या सीबीएसई में इसे बहुत अलग अलग वे से प्रोनाउंस किया जाता है। ये हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। वो ऐसा भी कह सकता है कि आप एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर बताइए। क्वेश्चन हम बाद में कर रहे हैं। सो अगर एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर डिस्कस करने को कहता है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, x equal to 3 minus h where h is so small approaches to 0। रखिए वैल्यू जी, 3 माइनस एच पे आंसर कितना आएगा?
3 में से कोई बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल मूव ऑन टू 2.9, 2 आएगा 2.9 प्रीवियस इंटीजर की तरफ जाएगा। किसी और को डाउट रह गया? राइट हैंड लिमिट x approaches to 3 positive for the function f of x, and if you add something in a 3, so 3 में ever similar smaller value अगर आप ऐड करें तो 3.1 at that time it is 3. So left hand limit is not equal to right hand limit, so there is no any need to check भी equality भी क्या आ रहा है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम सीधा बोलेंगे f of x is not continuous at the integral value 3. नाउ अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसने कहा जी किसी भी इंटीजर के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने आपने एट इंटीजर x इक्वल टू c, कोई भी इंटेग्रल वैल्यू हम c ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to c negative for the function f of x equal to c minus h where h is so small approaches to 0, c minus h। हाँ जी, अब कितना आएगा आंसर? यस, जिन्हें डाउट रह गया वो यहाँ पे चेक करें। 3 माइनस एच जब आपने किया था तो 1 लेस वैल्यू हुई थी, सो c माइनस एच के ऊपर आपका रिजल्टेंट होगा। और राइट हैंड लिमिट जब हम करेंगे देन x approaches to c positive for the function f of x equal to c plus h where h is approaches to 0, so c plus h, and yes जनरल में जनरल होगा c या k वॉट एवर जो भी आप चाहें, इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के ऊपर ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहेगी। सॉल्यूशन यहां पे कर रहे हैं एट x इक्वल टू c बिकॉज ही सेड, एंड प्लीज राइट इट डाउन दैट इट बिलोंग्स टू अ z, इंटीजर दिखाने के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to c negative for the function f of x is equal to c minus h where h is so small approaches to 0, so limit h approaches to 0 in place of x, and here greatest integer c minus h। सबको छोड़ दीजिए, पहले तो ये बताइए कि c minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। प्लीज अप्लाई द ब्रैकेट क्योंकि नेगेटिव से साइन चेंज होंगे। लिमिट h approaches to 0 c minus h minus c plus 1, now you put h 0, answer is 1। For the right hand limit x approaches to c positive for the function f of x is equal to c plus h where h is so small that it approaches to 0, so when limit h approaches to 0, c plus h and the greatest integer of a c plus h, what is the greatest integer of c plus h? C. C and C will cancel, and when you directly substitute the value, you will get 0 as the answer. So your left hand limit is 1 and your right hand limit is 0. So therefore you can say that f of x is follow the wording of a question, is discontinuous at all integers.
क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, दिस क्वेश्चन इज इन योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर। टेक योर टाइम, पहले कर लीजिए, देन आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। At x equal to 1, left hand limit x approaches to 1 negative for the function f of x equal to 1 minus h so small approaches to 0, 1 minus h greatest integer. The greatest integer of 1 minus h is 1 less. वन अपॉन जीरो, नॉट डिफाइंड। लेस वेटेज में हो तो आप अपना क्वेश्चन यहीं रोक देना, 2 मार्क्स वेटेज में रहता हो तो। इससे ज्यादा मार्क्स की वेटेज में हो तो प्लीज इसकी राइट हैंड लिमिट कर देना, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड नहीं है एक्चुअली। 1 पॉजिटिव फॉर द फंक्शन f of x equal to 1 plus h, where h is so small approaches to 0. Now replace the value in greatest integer 1 plus h. What is the greatest integer of 1 plus h? 1. Before substituting the limit, लिमिट लिखने से पहले ही, अभी सब्सिट्यूट नहीं हुई है लिमिट, it is 0 upon h which is equal to 0. So left hand limit is not equal to right hand limit, so therefore f of x is डिसकंटिन्यूअस वर्ड लगाइए या नॉट कॉन्टिन्यूस करिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, केस स्टडी या फिर असर्शन एंड रीजनिंग में। सपोज f and g are two real function, एक तो रियल फंक्शन भी है एंड कॉन्टिन्यूस आल्सो। एट एज यूजुअल हम अपना पॉइंट सी ही ले लेते हैं। सो देयर कंडीशन ये राइज होती है, दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर आप ऐड करेंगे, दैट इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी। दो कंटिन्यूस फंक्शन की सब्ट्रैक्शन करेंगे, दैट इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी। दो कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, is also continuous at x equal to c, whereas when you divide them it is also continuous, is also continuous under the condition, because we know anything upon 0 is not defined, so therefore the condition is कि g of c should not equal to 0. ये इसमें add on हो गया, because anything upon 0 is not defined. Please note it down for assertion reasoning, for case study और for MCQ, अगर वहां पे ये points use होते हैं then you should know कि ये continuous रहेगा। आई नो साइन एक्स के बारे में आप क्या बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूस है। लेट सपोज मैंने इसे 3 मार्क्स में पुट कर दिया। अब
साइन एक्स का डोमेन और रियल वैल्यूज होती है और रेंज भी और रियल होती है, तो आप इसके लिए कोई भी एक वैल्यू चूज कर लीजिए। x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इसमें इंटीजर नंबर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव फॉर द फंक्शन f of x equal to c minus h, where h is so small approaches to 0. Limit h approaches to 0 sin c minus h, sin a cos b minus cos a sin b, sin c cos 0 cos c sin 0, sin c cos 0 is 1 और sin 0 is 0, आंसर इज sin c। हाँ, वो वेटेज में उतना नहीं है, जैसे कह रहे मैं h की जगह 0 रख दूंगा तो भी एप्लीकेबल है जी। अगर आप इसे थोड़ा एक्सटेंड करके दे रहे हैं वेटेज के अकॉर्डिंगली तो वो ये अलग है। x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव फॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू c प्लस h। बाय द वे आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है इसलिए मैं ऐसा करके दे रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहें तो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मैं यही h को 0 रख दूंगा तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा, वो आप लिख सकते हो एग्जाम में। वेटेज के अकॉर्डिंगली देख लेना वहां पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन कितनी वेटेज है। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए sin b, again you substitute the limit, cos 0 is always 1 and sin 0 is 0, so sin c perfectly at a point c के ऊपर is sin c, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of c, so therefore f of x is equal to sin x is everywhere continuous। सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास किसी और टी रेशियो के लिए भी आते हैं, तब भी आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, वेदर इट इज फॉर साइन एक्स, फॉर tan एक्स और फॉर tan एक्स के ऊपर एक बार बात करते हैं। अगर वो ये कहता है कि मुझे प्रूव करके दो कि tan एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अभी आपके साथ डिस्कस हो गया कि ठीक है 90 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट हाउ यू गोइंग टू प्रूव इट फॉर द वेटेज ऑफ अ 3 मार्क्स। नहीं, वो तो थियोरेटिकली आपको एमसीक्यू आया तो मैंने सिखा दिया कि सीधा ऑप्शन पे जाना, अभी 90 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे, वो कह रहे जी प्रूव करके बताओ। हाँ कर दिया तो हम क्यों किया, क्योंकि आपको पता है वो 90 है। हाँ जी, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके डोमेन में से 90 रिमूव हो जाएगा, और आपने इसे और बहुत जेंटलमैन की तरह लिखना हो तो आप इसे जो जनरल थ्योरी में बताया था आप वो लिख सकते हो। फिर आप अपने एग्जामिनर को कह सकते हो कि f of x is continuous in its domain in, क्या वर्ड कह रहे थे, डोमेन में नहीं आता तो उसको प्लीज अंग्रेजी में ऐसे लिखना शुरू करिए, इन इट्स डोमेन। हाँ, क्योंकि डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है सभी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट, राइट। फिर इसे लिखना सीख लीजिए अगर आप इतना शॉर्टकट जाने की इच्छा रखते हैं, और अगर आपको कंसेप्ट भी क्लियर है कि इसी तरह से है तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ आपको इतना कंसेप्चुअली और इतने अच्छे से क्लियर हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। गुड, what he is going to say
अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की थी ऑन द स्क्रीन। ये दो फंक्शन है, अगर आप इसे ठीक से समझ पा रहे हैं। हमने रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास साइन एक्स है, और जो जी ऑफ एक्स है दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये जो फंक्शन, सॉरी, एफ वहां ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए हम इसे एच लिखेंगे। ये फंक्शन फाइनली एच ओ जी ऑफ एक्स है, इन शॉर्ट एच ऑफ इसका, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। समझ आ गया जी? तो अब ये जो, हाँ, अब ये x किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये आ गया f ऑफ x। इज इट क्लियर? अब दो चीजें आती हैं, h ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स इज, जो बिल्कुल शॉर्टकट गया आप, इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन वो पैराबोला की कर्व बनती है। g ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल everywhere continuous। तो f ऑफ x क्या है, एच ओ जी ऑफ x is also continuous। गॉट माई पॉइंट? जो वहां से पीछे से बोल रहा था वो रिलेशन एंड फंक्शन का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और दोनों फंक्शन को अलग अलग करके वो ऐसा कुछ बोल रहा था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्वेश्चन को मूव ऑन कैसे करते हैं, या आप उसे कैसे देखते हैं, या किस तरह से आप उसे करना चाहते हैं। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसको। मॉड डबल ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है हर किसी के लिए, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अक्सर नहीं ब्रेक करवाते। प्लीज यहाँ स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद आप अपना पेन चला लेना। अब हम एक ही मॉड को ब्रेक करते हैं यहाँ से, क्योंकि बाकियों को फिर डबल मॉड ब्रेक करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 माइनस एक्स प्लस, हम सिर्फ इस मॉड ऑफ एक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो अगर वैल्यू लेस देन 0 रही तो ये आपके पास क्या रहेगा, माइनस, और अगर ग्रेटर देन 0 रही तो, और इक्वल टू 0 रहा तो 1। सॉरी, गलती से कट हो गया, दिस इज, ये कैंसिलेशन नहीं होगी, ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस 2x। So when x equal to 0, this is 1. When x greater than 0, this is 1. क्लियर होगा? ये x और x कैंसिल हो गई। एम आई राइट? पेन बाद में जी। लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, 0 नेगेटिव की, तो 0 माइनस एच, एच सो स्मॉल अप्रोचेस टू 0, यहां रख दीजिए। 1 माइनस 2, 0 माइनस एच, कितना है जी, एच 0 रखा तो 1 आया ना, राइट? हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया सी ना, प्लस 2h हो गया सी। ठीक लिख रहा हूं ना? अपा काका 0 से चेक कर रहे हैं ना, वी रिप्लेस x विद, तो दिस इज प्लस। ओके, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव फॉर द फंक्शन f ऑफ x। पहले यही देख लेना जी, उसके बाद आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। h अप्रोचेस टू 0, इसमें हमने लिखना भी क्यों है, इसमें सीधा ही पता है 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो हम ये 0 प्लस एच 0 माइनस एच क्यों रखें? और परफेक्टली 0 पे क्या है, 1 है, तो आप बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो देयरफॉर
इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस और नो। अब जो वहां पीछे से बोला गया था हम उसके ऊपर वापस आते हैं और उसी डिस्कशन के ऊपर एक बार द्वारे चलते हैं और हम बोलते हैं कि g ऑफ x जो है वो मेरा 1 - x + mod ऑफ x है इधर, और h ऑफ x जो है वो हमारा अब है mod ऑफ x। g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, मॉड ऑफ x पढ़ा हुआ ना आपने, कॉन्टिन्यूस होता है, अकेला मॉड ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस होगा। डू यू नो व्हाट दिस f ऑफ x इज? f ऑफ x इज एक्चुअली h o g ऑफ x। एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूं, h ऑफ g ऑफ x, h ऑफ व्हाट इज g ऑफ x? अब ये x रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, x को रिप्लेस कर दीजिए। ये हो गया वो टेक्निकल पॉइंट जो आपने टॉप में यूज किया था। नहीं पता लगता तो आप बेसिक इस तरह से लेफ्ट राइट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बोथ वे आपके पास ओपन है। कुछ कुछ जो मैं अब आपको देने वाला हूं, डू योर बेस्ट, टेक योर टाइम। एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद आपसे बात करते हैं हम। एक 33 के बारे में बेटे ने राय पूछी थी कि क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जिन्हें कंपोजिशन से प्रॉब्लम होती है वो हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज x इज लेस देन 0 तो साइन ऑफ जो माइनस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 होगा, ग्रेटर देन 0 पे साइन एक्स होगा। कुछ कह रहे हैं कि हमें कंपोजिशन का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो फिर अगर आप कहते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन मॉड x, तो h ऑफ x जो है वो साइन x है और g ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ x है। पहले तो लिख देंगे कि इसके बारे में आपने उसे देना है कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, मॉड ऑफ x भी हर जगह पे कॉन्टिन्यूस। तो जो हमारा f ऑफ x है दैट इज बेसिकली h o g ऑफ x, और यू कैन से h ऑफ g ऑफ x, और h ऑफ g ऑफ x is so x replace, so therefore f of x is everywhere continuous। एक तो ये सवाल पूछा गया मेरे से, और क्या पूछने की इच्छा है? किस तरह से कंपोजिशन में? कंपोजिशन में तो देखो जी, ये f ऑफ x जो है ये मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, उसे बोलिए कि g ऑफ x जो है वो मॉड ऑफ x है और h ऑफ x ये भी मॉड ही फंक्शन है। तो आप क्या लिखेंगे? एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, और आप लिखेंगे कि g ऑफ x माइनस h ऑफ x जो कि मेरा f ऑफ x है is also everywhere continuous। कोई कहेगा मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है तब आपका काम धाम जो है वो बढ़ जाता है। एक बार क्वेश्चन नंबर 34 को दोबारा देखिए। देखिए जो मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, अगर आपको क्लियर है तो। और जो सेकंड जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं उसका ब्रेकिंग पॉइंट -1 है। व्हेन x इज -1 तो 0, लेस देन -1 तो ये नेगेटिव, और ग्रेटर देन -1 तो पॉजिटिव। लेकिन इस तरह से इंडिविजुअली नहीं चलेगा, अगर आप चेक करिए तो -1 और 0 दो पॉइंट आ रहे हैं नंबर लाइन पे, -1 और 0। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बिना इसके करते हैं तब इसको लिखने का कुछ स्टाइल ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेस देन -1, क्या आएगा ये रिजल्टेंट, पॉजिटिव की नेगेटिव? हम -1 से लेस -2 रख लो, -2 + 1 ये भी नेगेटिव आया, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव इंडिविजुअल अपना उसका। -1 से 0 माइनस हाफ रखेंगे तो -½ + 1
पॉजिटिव हो गया, माइनस हाफ प्लस हाफ हो गया, माइनस हाफ प्लस 1 पॉजिटिव हो गया। फिर 0 से ग्रेटर एवरीथिंग, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ अगेन when we open the bracket, how much it is? 1। कोई बात नहीं, ऐसे भी करती है दुनिया। 1 and -1, am I right? ये कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, चेक कर लेना। हाँ, वो आप कंपोजिशन में कर रहे हैं, कि मना कर देंगे ना कि मुझे नहीं करनी कंपोजिशन, फंक्शन ब्रेक होगा। लेकिन आप कंटिन्यूटी की तरफ कभी भी नहीं जा रहे हैं, मुझे वो लिखवाइए, आपने वैल्यूज गलत लिखवा रहे हैं। बच्चे वही आपसे कैलकुलेशन पूछ लो कि आप क्या बोलते हो। वैल्यूज गलत दी हुई लिखी जा रही है। ओके, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, जरा मुझे कैलकुलेशन में सपोर्ट करिए, क्या क्या वैल्यूज लिखी जानी चाहिए अगर आप मॉड में इतनी कंसेप्चुअली क्लियर है। आई होप सो आप डिस्कशन स्क्रीन की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट में तो 1 आया, दूसरे में -1 आएगा। सॉल्व करने से बच्चे ये 1 आया है, -1 से ग्रेटर जाने पे बिल्कुल गुड। एंड बट बच्चे जब 0 क्यों? 0 से स्मॉलर और -1 से ग्रेटर 0.5, राइट, -0.5, इज इट क्लियर? -1 और 0 के बीच में माइनस हाफ रख दें, -1/2 नेगेटिव, -1/2 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव ही रखा, नेगेटिव साइन तो उसका अपना है। अब आप लेफ्ट करिए, राइट करिए, जो मर्जी करिए, एवरी टाइम यू विल गेट -1 एज आंसर। चॉइस इज योर्स। अभी 5.1 पूरी तरह नहीं की है, इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट में कंप्लीट करके 5.2 पे मूव ऑन कर लेंगे।